आज के वीडियो में रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2 का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए टिकरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है। जो श्रृंखला है अंकों से संबंधित, जो दिया हुआ है 4, 5, 7 और उसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसके बाद है अगली संख्या 19। अब इसमें हमें ये देखना है कि रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 4 में +1 किया तो हो गया 5। इसके बाद 5 से अगर हम आगे देखें तो +1 गुणा 2, +1 गुणा 2। जैसे 5 में 2 एकम 2, 2 इसमें जोड़ दिए तो ये हो गए 7। इसके बाद अगली संख्या में यदि हम 2 गुणा 2 कर दें, 2 गुणा 2, तब यहाँ पर संख्या आ जाएगी 2 दूनी 4 और 7 4 11। यानी कि इस 7 में ये 4 जोड़ दिए और इस 5 में 2 जोड़ दिए, इस 4 में 1 जोड़ दिया। इसके बाद जब आगे की संख्या होगी उसमें 4 गुणा 2 हो जाएगा। तो 4 दूना ये हो गया 8। तब इसमें 11 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 19, जो कि एक श्रृंखला बनती चली जा रही है। इसके बाद जो अगली संख्या होगी वो होगी 8 गुणा 2, जिसमें कि 8 और 2 8 दूनी 16। 16 अगर हम 8 में 16 19 में 16 यदि जोड़ देंगे, 19 में 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 35। इस प्रकार की ये श्रृंखला आगे बनती जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11। डी आंसर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार का एक प्रश्न और है जो कि श्रृंखला दी गई है। उस श्रृंखला को हमें आगे बढ़ाते हुए ये पहचानना है कि अगले जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा चिन्ह, कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन है आपके पास, A B C D। पहला है 4, फिर 10 है, फिर 22 है और 46 है और अंत में खाली स्थान दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे किया गया है। ऐसे ये 4 दिया हुआ है। अब 4 में जो श्रृंखला बनेगी वो बनेगी 4 गुणा 2 और +2। तब ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और +2 यानी कि 10 हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे की श्रृंखला बनेगी। आगे की श्रृंखला में आ जाएगा इसी प्रकार से, इसमें बनेगा यहाँ पे 10 गुणा 2 +2। कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 +2, तो 20 और 2 22। अगली संख्या 22 हो जाएगी। इसी क्रम में आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो 22 है तो 22 गुणा 2 +2, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44 और +2, 44 2 46। तो यहाँ पर 46 संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम 46 में 2 का गुणा करके +2 कर देंगे तो अगली संख्या 92, 46 दूना 92 हो जाएगी और 92 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो संख्या बनेगी वो बनेगी 94। यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 94 आ जाएगा। तो हमारी ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, इसी प्रकार का एक प्रश्न और है। इसमें भी हमें श्रृंखला को पहचानना है, पैटर्न को पहचानना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। इसमें पहली संख्या दी गई है 15, दूसरी 20 दी गई है और तीसरी 30 दी गई है। इसमें हमें ये पहचानना है कि आगे जो खाली स्थान दिया गया है उसमें कौन सी संख्या आएगी। तो देखें यहाँ पर इसमें 15 में हमने जोड़ा 5 तो ये बन गया 20 और फिर 20 में फिर हमने जोड़ा 10 तो बन गया 30।
फिर हमने जोड़ा 15 तो बन गया 45, और इसी प्रकार से फिर जोड़ा 20 तो बन गया 65। ये श्रृंखला आगे बनती चली जाएगी, यानी कि +5 और +5, हर एक में +5 यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो अगला संख्या आएगा वो है 45, यानी कि 45, और 45 इसके सी ऑप्शन में राइट है, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर वर्णमाला से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें इसका पैटर्न पहचानना है। JK MPT और अगला अक्षर क्या आएगा इसका, यह हमें इसमें पहचानना है। तो देखें यहाँ पे JK MP और T और ये आगे खाली स्थान। अब यहाँ पे ये देखें J में हमने +1 किया, J में +1 किया, यानी कि JK, A के तुरंत बाद K आ गया। इसके बाद K के बाद हमने +2 किया, तो JKLM, 2 अक्षर, एक अक्षर बीच में छोड़ दिया और 2 +2 कर दिया। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी क्रम में चलते जाएंगे, +3 करेंगे तो देखो MNOP, तो P आ गया। इसके बाद इसके लिए +4 कर देंगे, P के बाद QRS, 3 छोड़ के चौथा, यानी कि 4 प्लस करेंगे तो T आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें +5 करेंगे तो T के बाद UVWX, इसमें अभिष्ट संख्या 22 आ जाएगी। जब हम T के बाद 5 अक्षर आगे गिनेंगे तो 22 आएगी, यानी कि अभिष्ट संख्या 22 होगी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार की एक श्रृंखला और दी गई है जिसमें AZ, CX, FU और अगले स्थान पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस पर हमें ये पहचानना है कि अगली 2 कौन सी अक्षर आएंगे। AZ, CX, FU और आगे देखते हैं क्या आता है। तो A में यदि हम इसका पहला और इसका पहला देखें तो इसमें +2 अक्षर जोड़े गए, यानी कि A से आगे 2 गिनेंगे तो A, B और C, तो +2 करने पर C आ जाता है। और C के बाद जब हम देखते हैं कि +3 करेंगे तो F आ जाता है, +3 करेंगे तो F आ जाता है। इसके बाद यदि हम +4 करेंगे तो F के बाद 4 अक्षर गिनेंगे, G, H, I, J, तो यहाँ पर J पहला अक्षर आ जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यह है Z। Z से -2 करेंगे, -2 जब करेंगे तो यहाँ पर X आ जाएगा, XYZ, 2 अंक माइनस करेंगे तो X पहुंचेंगे। इसी प्रकार से यदि हम इसमें -3 कर देंगे तो हम U पे पहुंच जाएंगे, और इसी प्रकार से यदि हम इसमें -4 कर देंगे तो ये हम पहुंच जाएंगे Q पर, ये Q अक्षर आ जाएगा। अब जो 2 अभीष्ट अक्षर आए वो आए J और Q, ये 2 अक्षर राइट आंसर है। अब J और Q ये D ऑप्शन में आ रहा है, इसका D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में IDIOT को KFKQB लिखा जाता है तो उसी भाषा में जीनियस को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम I को देख लेते हैं, I, D, फिर I, फिर O, फिर T, और इधर है K, F, K, Q और V, ये अक्षर है। तो यहाँ पर हम I में +2 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है K,
इसी प्रकार से इसमें भी हम +2 कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा f। फिर i में भी +2 करेंगे, इसके बाद o में भी +2 करेंगे और t में भी +2 करेंगे। तो जब यहाँ +2 +2 +2 सभी में होते जाएंगे तो ये अगला अक्षर बनता जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम देखें G, जीनियस लिखा हुआ है, G E N I U S, इसका जब हम इसके आगे के दो अक्षर देखेंगे तो होगा G H और I। तो यहाँ पर पहला अक्षर बनेगा I, E के बाद जब हम दो अक्षर जोड़ेंगे F और G, यहाँ पर G बन जाएगा। इसके बाद N के बाद जब हम दो अक्षर आगे गिनेंगे तब बन जाएगा यहाँ पर P आएगा, और I के बाद भी यदि हम दो अक्षर आगे जाएंगे तो ये I J K आ जाएगा, K, और U के बाद U V W आ जाएगा। उसके बाद S के बाद S T U। तो ये आपका ये वाला कूट भाषा में ये शब्द बना, I G P K W U, ये आ जाएगा बी ऑप्शन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा I G P K W U, यानी कि वी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को TIRGMP लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? सेम इसी प्रकार से है। पेंसिल में यदि P के बाद हम +4 कर दें, P में +4 करेंगे तो बन जाएगा T +4, और उसके बाद E है, E के बाद भी हम +4 कर देंगे, इसमें भी सभी में +4 करते जाएंगे तो ये यही वाली शब्द बन के तैयार होगा। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं बोर्ड लिखना है हमको, BOARD। अब इसमें कौन सा अक्षर बनता है ये देखते हैं। तो B के बाद हमको +4 करना है, B के बाद +4 करना है। अब +4 यदि B के बाद करेंगे तो B के बाद C D E F, यहाँ पर बनेगा F, सबसे पहला अक्षर बनेगा F। O के बाद यदि हम 4 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा S, O के बाद 4 जोड़ेंगे P Q R S। उसके बाद A के बाद यदि हम +4 करेंगे B C D E, E बनेगा, E आ जाएगा। उसके बाद R है तो R में भी यदि हम +4 अक्षर ऐड करेंगे तो उसमें जाएगा S T U V, V बनेगा। और उसके बाद लास्ट में है D, यदि हम D में भी 4 अक्षर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा E F G H, यहाँ पे लास्ट में H बन जाएगा। तो ये जो कूट भाषा का ये शब्द जो बना है ये बना FSEVH। तो FSEVH, FSEVH दूसरे ऑप्शन में राइट है, दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है, FSEVH। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है? क्या क्षेत्रफल से है, कोण से है, विकर्ण से है, परिमिति से है? देखिए वृत्त, ये एक वृत्त है। इस वृत्त की जो ये लास्ट वाली जो होती है किनारी, इसको हम बोलते हैं परिधि। तो वृत्त का संबंध बाहरी किनारे से है तो किनारे को हम परिधि बोलते हैं। इसी प्रकार से ये होता है वर्ग, और वर्ग की यदि हम बाहरी किनारे को देखें तो ये होती है परिमिति, इसको परिमाप भी बोलते हैं। तो जिस प्रकार से वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार से वर्ग का संबंध परिमिति से है, डी इसका
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है उसी प्रकार मीठा का संबंध खट्टा से होगा। किससे होगा? खट्टा से होगा, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कल्पना का संबंध मौन से है उसी प्रकार स्मृति का संबंध किससे है? देखिए, कल्पना जब कोई करता है तो मौन रहता है, कल्पना जब करता है तो मौन रहता है। और स्मृति का संबंध किससे होता है? तो स्मृति का संबंध होता है याद, यानी कि संस्मरण। संस्मरण जो होता है वो स्मृति कहलाता है। संस्मरण का संबंध स्मृति से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संस्मरण। ए ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार का है कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है? देखिए, यदि हम सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। इसी प्रकार से हम यदि स्वच्छता को अपनाएंगे तो बीमारी नहीं होगी, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। बीमारी का संबंध स्वच्छता से है। अगला प्रश्न है कि 40 विद्यार्थियों के एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए, 40 बच्चे हैं, उसमें 40 बच्चे हैं, 40 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से और आगे तक 40 है। अब यदि यहां से देखें तो राजू का क्रमांक 19वां है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, यानी कि 19वें पे राजू है, 19वां स्थान, 19वें स्थान पर राजू है। अब उस तरफ से यदि हम देखें तो कौन से स्थान पर राजू होगा? तो 40 से वापस गिनेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको देखते हैं। देखिए, जब भी कोई क्रमांक याद करना हो तो जैसे 40 का है तो इसमें नंबर ऑफ एन बोलते हैं इसको, n - x + 1, ये इसका सूत्र होता है। n मतलब टोटल संख्या कितनी है, कितने हैं, नंबर से कितने बैठे हैं, और -x यानी कि जो एक है वो किस नंबर पर बैठा है, तो वो बैठा है 19वें नंबर पर, और +1। यदि हम 40 में से 19 को घटा दें तो ये बचते हैं 21 और +1 बराबर 22वां। 22वां स्थान होगा राजू का। 22वां मतलब ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जी, अगला प्रश्न है, यदि INORDINATE शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए तो पुनः तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए। इसी प्रकार पांचवें और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, एन INORDINATE। अब पहले और दूसरे अक्षर को यानी कि एन और आई ये दोनों बदल दिए। ओ और आर को बदल दो, आर के स्थान पे ओ लिख दो, ओ के स्थान पे आर लिख दो। फिर आई और डी को बदल दो, फिर ए और एन को बदल दो, फिर ई और टी को बदल दो। इन सभी के आपस में बदल दिए गए, स्थान बदल दिए हैं। अब उसमें प्रश्न में ये कह रहा है कि क्रम जारी रहे तो आपकी बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां अक्षर एन होगा, यानी कि डी आंसर सही है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है, एन होगा 8वां। अगला प्रश्न, मनु पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर फिर 8 किलोमीटर चलता है। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दिशा संबंधी, तो इसमें
हमेशा उत्तर ऊपर की ओर होता है। यहाँ हो जाएगा उत्तर और इसके बगल में पूरब, उत्तर के सामने हो जाएगा दक्षिण और पूरब के सामने हो जाएगा पश्चिम। इस प्रकार का चित्र बनता है। कोई भी दिशा संबंधी प्रश्न हो इसी प्रकार का चित्र बनता है। अब मनु मान लो ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और ये यहाँ से पूरब की तरफ 8 किलोमीटर चला। पूरब से दिया हुआ है किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाली दिशा, ये वाली दिशा, यहां से ये वाली दिशा, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर चलता है। ये 8 किलोमीटर फिर से चला और यहां से देखिए 8 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब ये वाली दिशा में, ये वाली दिशा में यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर फिर से 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर से 8 किलोमीटर चलता है। ये 8 किलोमीटर चल दिया, यहाँ से यहाँ तक गया, ये 8 किलोमीटर ही चला। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि वह अब चलना आरंभ करने के स्थान से, यानी कि वो बिंदु से चला था, वो आरंभ करने के स्थान से किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो यहां से देखें ये वाली दिशा में खड़ा है मुंह करके। ये वाली दिशा मतलब ये वाली दिशा हो जाएगी आपकी पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। तो पश्चिम दक्षिण काय में दिया हुआ है, सी बिंदु में दिया है, पश्चिम दक्षिण की ओर वह मुंह करके खड़ा है, पश्चिम दक्षिण की ओर। क्योंकि ओ बिंदु से जब वो जहाँ से चलना प्रारंभ किया था उस तरफ से यदि देखे जहाँ खड़ा है तो वो पश्चिम दक्षिण की ओर खड़ा हुआ है, इसलिए पश्चिम दक्षिण का मतलब है सी बिंदु इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, रवि दक्षिण की ओर, रवि दक्षिण की ओर 10 फीट चलता है। अब यहाँ पर फिर एक फिगर बनाएंगे क्योंकि उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। दिशा संबंधी प्रश्नों को इसी दिशा सूचक यंत्र से हल करते हैं, जिसमें उत्तर ऊपर की ओर होता है, दक्षिण नीचे की ओर होता है और पश्चिम पूर्व आमने सामने होते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में मान लो रवि दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि रवि मान लो आर बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। जब आर बिंदु से यह चलना प्रारंभ करता है तो ये यहां से कितना फीट, 10 फीट चला। 10 फीट चलने के बाद ये मान लो एस बिंदु पर पहुंच गया। एस बिंदु से फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चला, यहां से बाएं मुड़कर के 5 फीट ये चला और 5 फीट चलने के बाद ये मान लो आर एस टी बिंदु पर पहुंच गया। टी बिंदु से फिर दिया है कि वह उत्तर की ओर 7 फीट चला, उत्तर की ओर 7 फीट चला तो ये पहुंच गया यू बिंदु पर, मान लो यू बिंदु पर पहुंच गया। इसके बाद फिर 7 फीट चलता है और इसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर, अपने से दाईं ओर घूम करके 12 फीट चलता है। ये 12 फीट चला, 12 फीट चलने के बाद वो बी बिंदु पर पहुंचा और फिर अंत में वह बाएं घूमकर, यानी कि अपने बाएं घूमकर कितना चला, 9 फीट चला। अपने बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। अब बताएं, मान लो डब्ल्यू स्थान पर पहुंच गया। अब ये बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूर है, मतलब इस स्थान से वो अभी कितनी दूर है। अब ये देखें, यहाँ पर ये 10 है, यहाँ 5 है, तो ये वाला भी 5 फीट हो गया। ये तो 5 हो ही गया, सीधा सीधा 5 हो गया ये। अब यहाँ से लेकर के यहाँ 12 है, तो 12 यानी कि 5 ये और 12 ये, तो कितना दूर हो गया वो प्रारंभ बिंदु से, यानी कि एस टी प्लस यू वी दोनों को जोड़ देंगे
तो RW ज्ञात करना है। तो 5 + 12, 5 + 12 बराबर 17 फीट की दूरी पर वह अभी है। अब 17 फीट इसमें डी बिंदु पर है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, एक कुत्ते को उसका मालिक उसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, यानी कि जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? अब देखें, यहां से गौर से देखें कि मान लो, क्योंकि दिशा संबंधी में ये तो बनाना ही पड़ता है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। मान लो उसका घर यहां पर है, वो बिंदु पर उसका घर है, मालिक का घर। अब प्रश्न कह रहा है कि जिसका एक कुत्ते का उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूरब की ओर है, यानी कि पूरब है उसका घर, पूरब की ओर में, पूरब की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर, यानी कि यहां से 200 मीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम इसी तरफ होगा, 200 मीटर पश्चिम की ओर, फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर, दक्षिण नीचे की ओर होता है, तो ये 500 मीटर दक्षिण की ओर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? तो ये उसका घर है, यहाँ पर, यहाँ उसका घर है। अब ये वो इस जगह पे है, वो मान लो P बिंदु यहाँ आ गया और ये Q आ गया, और O तक पहुंचने में वो किस दिशा में है? तो कौन सी दिशा वो है? तो मान लो ये दिशा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये वाली दिशा हो रही, ये वाली दिशा मतलब उत्तर पूर्व की दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा में उसको अपने घर वापस जाना चाहिए। उत्तर पूर्व है ए ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी महिला की तस्वीर की ओर उंगली करते हुए सुनील ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब देखिए, दादाजी, दादाजी, दादाजी के यानी कि सुनील के दादाजी, दादाजी के इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, ये मान लो यहाँ पे सुनील है। सुनील ने कहा, सुनील के ये दादाजी हैं, दादाजी का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र की पुत्री, इकलौते पुत्र की पुत्री, इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो बताओ सुनील उस महिला से कैसे संबंधित है? तो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र दादाजी का होगा, यानी कि उसका पिता, ये दादाजी का पुत्र होगा, लेकिन सुनील का ये पिता होगा, सुनील का ये पिता होगा, सुनील का, और इसकी पुत्री, पुत्र की ये पुत्री है। तो सुनील और इसका क्या संबंध है? उस महिला का, इस महिला का, यानी कि इस पिता की पुत्री का सुनील का क्या संबंध है? तो इसका जो संबंध है वो होगा भाई का रिश्ता, क्योंकि ये दोनों भाई बहन होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, उनका भाई बहन का रिश्ता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक औरत एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में एक पुरुष ने उस महिला से पूछा, उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? तो महिला ने उत्तर दिया, महिला बोली कि मेरे मामा तथा इसके मामा, मेरे मामा, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं। देखिए, महिला ने कहा कि मेरे मामा, यहाँ पर महिला है, महिला के मामा, ठीक, और ये मान लो लड़का है, महिला के मामा तथा इसके मामा, यानी कि लड़के के मामा के मामा, लड़के के मामा परस्पर भाई हैं। मामा और इसके ये मामा, यानी कि लड़के के मामा ये दोनों भाई हैं। लड़के का मामा के मामा और महिला के मामा दोनों भाई हैं।
उस महिला व लड़के का क्या संबंध है। उस महिला और उस लड़के का क्या संबंध है। तो उस महिला और उस लड़के का संबंध है माता और पुत्र का। माता और पुत्र का संबंध है उस महिला में, उस लड़के में, यानी कि वो अपनी माता को लेकर के जा रहा। अगला प्रश्न, यदि निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम से लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखें, इसको हमें पहले उल्टा लिखना होगा, तब इसको समझ में आएगा। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं कि Z बाई X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B और A। अब ये उल्टे क्रम में लिखते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से, मतलब सामने जो बैठा है उसकी बाईं ओर से, बायां मतलब Z से शुरू होगा, बाईं ओर से 17वां अक्षर। तो इसका जो 17वां अक्षर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो हम पहुंच जाते हैं J पर। अब J से फिर कह रहा है कि 17वें अक्षर के दाईं से 7वां अक्षर। अब दाईं से 7वां अक्षर यानी कि इस तरफ 7वां अक्षर जब गिनेंगे तो ये पहुंचेंगे Q पर, Q अक्षर पर पहुंचेंगे। तो अभिष्ट संख्या जो है वो है Q। डी ऑप्शन सही उत्तर है। ये 7वां है और ये 17वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। इसके 12वें अक्षर पर, तो यहां से देखते हैं तो 12वां अक्षर कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर होगा L। 12वां अक्षर L होगा, 12वां अक्षर। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि 12वें अक्षर की दाईं ओर 8वां अक्षर कौन। तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 3 4 5 6 7 और 8। ये 8वां अक्षर जो होगा वो होगा T। 8वां अक्षर T होगा और T होगा ऑप्शन नंबर A में। A इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो चिन्ह परस्पर बदल दिए गए हैं। आपको इन दो चिन्हों को पहचान कर दिए गए समीकरण को सही करना है। तो देखते हैं, पहले हम इसी समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है 42 - 16 गुणा 2 + 7 भागे 3। तो ये हल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले भाग का चिन्ह हल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो ये समीकरण हल नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हमें इनके चिन्ह बदलने होंगे। कोई भी दो चिन्ह परस्पर बदलने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा चिन्ह बदलना चाहिए। तो सबसे पहले हम भाग का चिन्ह ही बदल देते हैं। अब भाग का चिन्ह बदलें किससे, तो मान लो भाग का चिन्ह हम गुणा से बदलने का प्रयास करते हैं। देखें यहाँ पर कि 42 - 16, अब गुणा की जगह पे लगा दो भाग, गुणा की जगह पे भाग लगा दो और 2 कर दो प्लस 7 और जो भाग है उसकी जगह पे लगा दो गुणा 3 और बराबर है 55। ये समीकरण है पूरा। अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर 42 माइनस 2 का भाग यदि हम 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा और प्लस 7 का यदि 3 में गुणा करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। अब बराबर में है 55। 42 - 8 प्लस 21, 42 और 21 को यदि हम जोड़ें तो 2 और 1 3,
4 और 2 6, 63 हो गए। और 63 में यदि हम 8 घटा दें तो बचेगा, देखें कितना बचेगा, 13, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ पर 5, यानी कि 55 बराबर 55। दोनों ये बराबर संख्याएं आ रही, मतलब हमारा समीकरण सही हो रहा है। यदि हम गुणा की जगह भाग लगा दें और भाग की जगह गुणा लगा दें, तो भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग मान लो सी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम हल करते हैं। 20 भाग, भाग का क्या अर्थ है, प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। 40, इसके बाद माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर है भाग, माइनस का अर्थ भाग है। और 4, उसके बाद गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ यहाँ पर दिया है, गुणा का अर्थ माइनस है, तो गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस के बाद 5 लगा देंगे। और प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा के बाद 6 लगा देंगे। तो देखते हैं उत्तर कितना आता है। अब सबसे पहले भाग हल करेंगे, क्योंकि बोर्डमास नियम के अंतर्गत सबसे पहले भाग को ही हल किया जाता है। 20 प्लस 4 का भाग यदि हम 40 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और फिर माइनस, और भाग के बाद हम गुणा हल करते हैं तो 6 पंचे 30 ये हो जाएगा। अब बचा प्लस और माइनस, तो सबसे पहले प्लस की संख्या को जोड़ लेते हैं। 20 और 10 30, 30 और माइनस 30, ये 30 में से 30 घट जाएंगे तो ये बचेगा 0, और 0 ऑप्शन हमारे ए वाले में है, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 और 17 मार्च के बीच में हुआ है। 14 और 17 मार्च के बीच में हुआ है, तो 14 और 17 में क्या क्या संख्याएं बची, एक तो 15 बची, एक 16 बची और एक 17, ये है, तो 2 संख्याएं यहाँ पे बीच में बच जाती हैं। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च से पहले हुआ है। अब 15 मार्च से और 19 मार्च के बीच में हुआ है, तो 15 के बाद 16, फिर 17 और फिर 18। वो कह रही है कि 14 और 17 के बीच में 2 संख्याएं बची केवल, और ये कह रही है कि 15 और 19 के बीच में है, तो 17 और 15 के बीच में केवल एक 16 ही ऐसी संख्या बचती है जो खाली है। जो दोनों के कथनानुसार 16 मार्च को ही उसका जन्मदिन है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 16, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। ठीक पहले 9 के ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 3 ना हो, तो 9 के ठीक पहले 6, तो 9 के ठीक पहले 6, एक तो ये वाला हो गया, 9 के ठीक पहले 6 लेकिन बाद में 3 नहीं है। उसके बाद 9 के ठीक पहले 6 और बाद में 3 नहीं है, बस केवल 2 है, 2 मतलब बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7 हो लेकिन ठीक बाद में 4 ना हो। ठीक पहले 7 हो, कितने 8 हैं, तो 8 के ठीक पहले 7 लेकिन बाद में 4 ना हो, तो एक तो ये हो गया, ठीक पहले 7 बाद में 4 ना हो, ठीक पहले 7 बाद में 4 ना हो, एक ये है, ठीक पहले 7 और बाद में 4 ना हो, तो ऐसे केवल 3 हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शब्द SINENT के अक्षरों से खेल का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। तो इसका हमें एक खेल का नाम बनाना है, तो देखिए खेल, इसमें जो बनेगी वो बनेगी TEN, फिर N क्योंकि 2 N है, और I और S, ये बन गया टेनिस। और टेनिस का पहला अक्षर होता है T, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
शब्द STIESR के अक्षरों से एक रिश्ता बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा? तो इससे बनेगा आपका SISTER, यानी कि सिस्टर। सिस्टर माने बहन होता है और सिस्टर से पहला अक्षर है S। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक ऐसा शब्द है कि जिसके अक्षरों से एक उपग्रह का नाम बनता है, जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा? अंतिम अक्षर क्या होगा? तो अंतिम अक्षर, तो यहाँ पर देखें OMNO, तो ये बनेगा MOON। मून, मून माना होता है चंद्रमा। ये एक उपग्रह होता है और मून का अंतिम अक्षर होता है N, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 38 वर्ष है। इनमें से लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 25 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। हमें इसमें लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x हो जाएगी। अब तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यानी कि कक्षा में कुल छात्र कैसे होंगे? लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, तो 25 लड़कियां हो गई और प्लस x लड़के हो गए, इतना हुआ है। अब यदि हम समीकरण इसका बनाते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में दिया गया है x गुणा 33, ये तो हो गई लड़कों की कुल आयु से इसको निकालते हैं, तो लड़कों की कुल आयु प्लस 25 गुणा 42, ये है लड़कियों की कुल आयु, क्योंकि औसत में टोटल का यदि गुणा कर दिया जाए तो वो कुल आयु निकल आती है, बराबर x प्लस 25 और गुणा 38, ये गुणा 38 औसत आयु है कक्षा के छात्रों की, यानी कि टोटल कक्षा के जितने छात्र हैं उनकी औसत आयु 38 है, क्योंकि x प्लस 25 ये टोटल छात्र हैं, x प्लस कुल छात्र हैं x प्लस 25, तो कुल छात्र और इधर कुल छात्रों की औसत आयु और इधर छात्रों की और छात्राओं की औसत आयु। आइए आगे इसका फिर से देखते हैं समीकरण। यही 33 का x में यदि गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 33x, फिर आगे है 33x का प्लस 25 गुणा 42, तो 25 गुणा 42 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1050, ये हो जाएगा। और बराबर में देखते हैं इधर कितना था, इधर था बराबर में x प्लस 25 गुणा 38, तो x प्लस 25 गुणा 38, तो x का 38 के साथ गुणा करेंगे तो 38x हो जाएगा, और प्लस यदि 38 का 25 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 950, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, हो जाएगा। अब यहाँ पर 33x यानी कि पक्षांतर करेंगे, 33x में से 38x को घटाएंगे और बराबर 950 में से 1050 को घटाएंगे, यानी कि ये पक्षांतर करने पर इनके चिन्ह बदल जाते हैं। 38x में से 33x चले जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 5x, और इधर हो जाएगा 1050 में से 950 चले जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 100, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 100/5, x बराबर 5 का जब 100 में भाग देंगे तो ये जाएगा 20, यानी कि जो लड़कों की संख्या है वो 20 है, लड़कों की संख्या 20 है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का एक और प्रश्न है
कि 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। पहले सदस्य की अन्य दोनों की आयु का 1/4 है। पहले सदस्य की आयु क्या होगी? तो यहां पर मान लेते हैं कि पहले सदस्य की आयु x वर्ष है। पहले सदस्य की आयु x वर्ष है। x वर्ष, पहले सदस्य की आयु है x वर्ष तथा अन्य दोनों सदस्यों की आयु का योग है y वर्ष। दोनों सदस्यों की आयु का योग है y वर्ष। ये हमने इनको मान लिया। अब x प्लस y प्रश्न में कह रहा है कि x प्लस y बटे 3 यानी कि 3 सदस्य हैं बराबर कितना है 60, यानी कि औसत आयु है 60 वर्ष। औसत आयु 60 वर्ष हो गई। तो इसके नीचे बटे करने के बाद इसका हम त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। अब आयु अन्य दोनों की आयु का 1/4 है। पहले सदस्य की आयु क्या होगी? तो अब 1/4 का हम यूं लिख सकते हैं, मान लो ऐसे लिख सकते हैं कि x द्वितीय शर्तानुसार x प्लस 4x बराबर 180 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर जब देखेंगे कि x की जो आयु है उन दोनों की आयु का 1/4 है, तो दोनों की आयु का जब 1/4 है तो x बराबर दोनों की आयु का 1/4 है, यानी कि y गुणा 1/4 ऐसा है। तो जब इसको हम इसमें करेंगे तो 4 इसमें आ जाएगा, 4x बराबर y हो जाएगा, 4x बराबर y। तो इसलिए इसकी y के स्थान पर 4x रख दिया गया। अब आगे देखते हैं। 4x में 1x और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5x। 5x बराबर 180 और x बराबर 180 बटे 5। तो x बराबर 5 का 180 में यदि हम भाग देंगे तो 5 दिया 15, 3 5 का 30 यानी कि 36 वर्ष। तो x का मान निकला 36 वर्ष। अब प्रश्न पूछ रहा है कि पहले सदस्य की आयु कितनी थी? तो पहले सदस्य की आयु हमने x वर्ष मानी थी और इसका जो उत्तर निकला है वो 36 वर्ष निकला है। तो 36 वर्ष जो ऑप्शन है वो सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।